हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। वैसे तो पूरी दुनिया ड्रग स्मगलिंग के लिए पाब्लो एस्कोबार, एल चापो या अलग अलग ड्रग कार्टेल्स को जानती है, मगर आज की कहानी एक ऐसे ड्रग स्मगलर के बारे में है जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं और जिसने दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क बनाया। इस स्मगलर ने ड्रग स्मगलिंग के मायनों को ही बदल कर रख दिया और इस पूरे नेटवर्क को इस तरह डिज़ाइन किया गया जिससे पूरी दुनिया की पुलिस के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। ये पूरा नेटवर्क चाइना, कनाडा से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ था और जब पुलिस ने इस नेटवर्क को रोकने की कोशिश की तब उनके सामने वो खुलासे हुए जिसे देख उनके होश उड़ गए। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ड्रग कार्टेल के बारे में जिसने ड्रग स्मगलिंग से कई बिलियन डॉलर्स कमाए और जिसके मास्टरमाइंड ने एक ही रात में कसिनो में 60 मिलियन यूरोज कमा दिए। कहानी शुरू होती है नवंबर सन 2016 में, जब ताई तेंजान नाम का एक ताइवानी शख्स म्यांमार के यांगन एयरपोर्ट के अंदर घुसता है। वो ताइवान जाने के लिए फ़्लाइट पकड़ने वाला था, मगर साथ ही साथ वो बहुत नर्वस और घबराया हुआ भी था और तभी एयरपोर्ट पुलिस अचानक उसे रोक लेती है और उसकी तलाशी लेने लगती है। इस तलाशी में उन्हें 80 ग्राम कोकेन मिलता है जो उसकी थाइस पर टेप से चिपका हुआ था और इसके बाद उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। ताई के पास इस वक्त 2 आईफोन्स थे और इन फ़ोन्स में जो इन्फॉर्मेशन थी वो पकड़े गए ड्रग्स से कहीं ज़्यादा कीमती थी और जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने उसके फ़ोन को चेक किया तब उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इस फ़ोन में उन्हें फ़ोटोज़, मैसेजेस, वीडियोज़ और सोशल मीडिया की कॉन्वर्सेशन मिली और इन फ़ोटोज़ में एक शख्स का चेहरा सामने आया जो कई बड़े ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन के लिए जाना जाता था और उसका नाम था सूची लॉप। ये बात लोगों को हैरान कर देगी कि उस वक्त सूची लॉप मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स और एचपी जैसी बड़ी कंपनीज़ के सालाना बिजनेस से भी ज़्यादा का ड्रग्स पूरे साल में बेच रहा था। बहरहाल ये फ़ोटो हाथ लगते ही पुलिस दुनिया की अलग अलग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इसकी खबर कर देती है ताकि सूची लॉप के नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके और उसे पकड़ा जा सके और इस तरह एशिया के सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की तलाश शुरू हो चुकी थी। सूची लॉप का जन्म सन 1963 में चाइना में हुआ, जिस वक्त पूरे चाइना में एक रेवोल्यूशन चल रहा था जिसमें चाइनीज़ कम्युनिज्म को बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। इसी प्रोटेस्ट की वजह से जगह जगह स्कूल बंद किए जा रहे थे और जो भी इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जाता उसे मार दिया जाता और यही सब देखते हुए सूची लॉप बड़ा हो रहा था। ये बात उसके दिलो दिमाग में घर कर गई कि इस तरह के हालातों में रहने के लिए लड़ना होगा और अगर ज़िंदा रहना है तो उसे पावरफुल बनना होगा और उसकी इसी सोच ने आगे चलकर उसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बना दिया। 25 साल का होते होते सूची लॉप कनाडा चला गया और वो अपनी फियांसे और माँ बाप को भी अपने साथ ले गया और वहीं सेटल हो गया। अपने शुरुआती दिनों में वो फूजी फिल्म और कोडक जैसी कंपनीज़ के साथ काम करने लगा जो देखने में एक नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी लग रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो कुछ बहुत बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ वक्त बीतने के बाद वो कनाडा के बिग सर्कल बॉय गैंग के साथ जुड़ गया जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता था और इस गैंग की शुरुआत भी सन 1960 में चाइना के ग्वांगझो शहर से ही हुई थी। धीरे धीरे ये गैंग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलता चला गया, मगर ये अपने ज़्यादातर बड़े क्राइम्स को कनाडा में ही अंजाम देता था। ये गैंग अपने हर क्राइम को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम देता था और इसी वजह से कई बार तो एक अकेला मेंबर ही पूरे क्राइम को अंजाम देता और गैंग के सपोर्ट से बच निकलता। सन 1990 आते आते सूची लॉप इस बीसीपी गैंग में अपनी एक पकड़ और पहचान बना चुका था, जिसकी वजह से गैंग के लोग उसकी इज्जत करने लगे और इस वक्त तक पूरे टोरंटो एशिया ऑर्गेनाइज क्राइम का एक अड्डा बन चुका था। क्योंकि बीसीबी गैंग हांगकांग में भी बैंक और ज्वेलरी शॉप्स लूटने के लिए मशहूर था, मगर कनाडा में अपने क्राइम्स को अंजाम देने के लिए उन्हें अपना तरीका बदलने की ज़रूरत थी। सूची लॉप ने भी गैंग के लोगों को यही समझाया कि कनाडा में लूटपाट के बजाय वो ऐसे क्राइम्स को अंजाम देंगे जिसमें किसी की जान न जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। बहरहाल अब इस गैंग ने क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, नकली पासपोर्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स को अंजाम देना शुरू कर दिया और जहां टोरंटो के दूसरे क्रिमिनल गैंग्स एक दूसरे का मर्डर करवा रहे थे, वहीं बीसीबी गैंग एक ऑर्गेनाइज क्राइम एंटरप्राइज बनता जा रहा था। अपने क्राइम्स को और बढ़ाते हुए बीसीबी गैंग हेरोइन की स्मगलिंग भी शुरू कर देता है और इस पूरे ड्रग शिपमेंट नेटवर्क की प्लानिंग और इसे फैलाने का काम संभालता है सूची लॉप। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बेहतरीन ड्रग शिपमेंट नेटवर्क बनकर सामने आया, जिसमें हाई क्वालिटी के हीरोइन को थाईलैंड से स्मगल किया जाता था और इस स्मगलिंग में उन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता जिन्हें दूसरे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस्तेमाल करते थे। स्मगलिंग के दौरान किसी भी तरह के गैंग वॉर से बचने के लिए सूची लॉप रेसिडो क्राइम फैमिली को अपने आदमी ऑफर करने लगा ताकि वो उनकी मदद कर सकें और ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि रेसिडो क्राइम फैमिली एक बहुत पावरफुल इटालियन कैनेडियन ऑर्गेनाइज ग्रुप था जो अपनी ड्रग ट्रैफिकिंग, हवाला और सुपारी किलिंग्स के लिए जाना जाता था।
इस मदद के बदले रेसिडो क्राइम फैमिली ने सुचिलोव को अपने पोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए दिए ताकि वो आसानी से हेरोइन स्मगल कर सके। उनकी पार्टनरशिप बहुत कारगर साबित हुई क्योंकि रेसिडो क्राइम फैमिली के पोर्ट्स मॉन्ट्रियल में थे और वो इन्हीं पोर्ट्स के जरिए हेरोइन अमेरिका में पहुंचाने लगा। और इस तरह सुचिलोव ने और भी कई क्रिमिनल गैंग्स के साथ हाथ मिला लिया ताकि उसे किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि उसे अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम था और इसीलिए वो स्मगलिंग के लिए पुराने तरीके का ही इस्तेमाल करता था, मगर एक बात पर वो सबसे ज़्यादा ध्यान देता कि जो भी हेरोइन वो स्मगल करे वो टॉप क्वालिटी का हो। वो सारे हेरोइन को साउथ ईस्ट एशिया और ख़ास करके थाईलैंड से स्मगल करता था क्योंकि इस वक्त ये रीजन सबसे टॉप क्वालिटी का हेरोइन बनाने के लिए जाना जाता था। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हेरोइन थाईलैंड से नॉर्थ अमेरिका ले जाने के लिए सुचिलोव पहले से इस्टेब्लिश स्मगलिंग रूट्स का इस्तेमाल करता था, जिसमें वो समंदर और ज़मीन से होते हुए उन पोर्ट्स तक पहुँचता जो क्रिमिनल फैमिलीज़ के कब्जे में थे, जिनसे वो पहले ही हाथ मिला चुका था। स्मगलिंग के दौरान हेरोइन को अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने पीने के सामान में छुपाया जाता, जिसकी वजह से किसी के लिए भी इस हेरोइन को ढूंढना या सीज करना बहुत मुश्किल था। सन 1997 आते आते सुचिलोव अब अपना पूरा हेरोइन एशिया से स्मगल करने लगा और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा हेरोइन स्मगल करने वाला स्मगलर भी बन गया। मगर ड्रग स्मगलिंग में कामयाबी अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आती है और सुचिलोव के साथ भी यही हुआ। इसी दौरान पुलिस के सामने पहली बार सुचिलोव का नाम आया और यहीं से उसकी ज़िंदगी ने वो मोड़ लिया जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर बनाकर रख दिया। क्योंकि उसका ये ड्रग्स ऑपरेशन अब अलग अलग देशों की लॉ इन्फोर्समेंट की नज़रों में आना शुरू हो चुका था और ये हेरोइन नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाया जा रहा था। इसीलिए FBI, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और लोकल पुलिस के साथ मिलकर काम करने लगे और सुचिलोव के नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए अंडरकवर एजेंट्स और खबरियों को काम पर लगा दिया गया ताकि सुचिलोव के नेटवर्क के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये पता चल सके कि वो हेरोइन को कनाडा में कैसे ला रहा है। कुछ वक्त की तहकीकात के बाद पुलिस ये पता लगाने में कामयाब हो गई कि ये सारा हेरोइन साउथ ईस्ट एशिया से आ रहा है और साथ ही साथ ये पूरा ऑपरेशन सुचिलोव ही चला रहा है, जिसमें वो हेरोइन नॉर्थ अमेरिका से US के बीच स्मगल कर रहा है। हालांकि सुचिलोव इस दौरान काफ़ी चौकन्ना था, मगर फिर भी उससे गलती हो जाती है और वो ये थी कि वो हांगकांग चला जाता है और ये वो देश था जिसके कई अलग अलग देशों से एक्स्ट्राडिशन अग्रीमेंट थे, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। बहरहाल सन 1998 में खबरी की टिप की वजह से वो पुलिस के हाथ लग जाता है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में टास्क फोर्स ने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके बाद उस पर US में हेरोइन स्मगल करने के चार्जेस लगाए जाते हैं और उसे 9 साल की सज़ा सुना दी जाती है। सुचिलोव अब जेल में अपनी सज़ा काटने लगा और इन 9 सालों में उसने कई ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाए जो आने वाले वक्त में ड्रग स्मगलिंग में उसके बहुत काम आने वाले थे। जिस शख्स से सुचिलोव की सबसे गहरी दोस्ती हो गई थी उसका नाम था ली चंग चैक और ये भी एक स्मगलर था जो बॉर्डर्स के दोनों तरफ स्मगलिंग करता था। चूँकि ली और भी कई देशों में स्मगलिंग करता था, इसीलिए उसके साथ जुड़ना किसी एक के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता था और सुचिलोव को जेल में एक लंबा वक्त मिला उसके साथ बिताने के लिए, जहां वो अपनी नॉलेज, अपनी स्ट्रैटेजीज़ और अपने प्लान को घंटों डिस्कस किया करते थे। जेल के गार्ड्स को इस बात की भनक तक नहीं थी कि इन दो कैदियों के बीच एक ऐसी प्लानिंग हो रही है जो आगे चलकर पूरी दुनिया के सबसे बड़ा ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन साबित होगा। सन 2007 में जेल से रिहा होने के बाद सुचिलोव वापस टोरंटो चला गया, जहां उसकी फैमिली रहती थी और सबसे पहले वो उन लोगों से मिलना शुरू करता है जिनसे उसने जेल में कनेक्शन बनाए थे और इसमें ली चंग चैक भी शामिल था। इस दौरान सुचिलोव को भी इस बात का एहसास होने लगा कि 9 सालों में दुनिया बहुत बदल गई है और साथ ही साथ हेरोइन की डिमांड भी कम होती जा रही है और सिंथेटिक ड्रग्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एशियन ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा था और यहाँ सिंथेटिक ड्रग्स की डिमांड नॉर्थ अमेरिका से भी 5 गुना ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस सिंथेटिक ड्रग्स को बनाना हेरोइन के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी था और जहाँ 1 टन हेरोइन बनाने के लिए कई हज़ार किसानों की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं 1 टन मैथ बनाने के लिए महज एक लैब और कुछ लोगों की ज़रूरत ही पड़ती थी। इस मैथ को बनाने के लिए हाइड्रोस अमोनिया और रेड फॉस्फोरस जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल होता था जो महज $1000 में 1 टन मैथ बना देता था और ये एशिया के कई हिस्सों में आसानी से मिल भी जाता था। मैथ एक हाईली प्रॉफिटेबल ड्रग्स है और जब ये बात सुचिलोव को समझ आ गई तब उसे वो मौका दिखाई दिया जिससे वो इस पूरे लीगल ड्रग्स बिजनेस को बदलने वाला था। सन 2011 आते आते सुचिलोव चाइना चला गया क्योंकि वो गोल्डन ट्रायंगल के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आना चाहता था और ये वो एरिया था जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को आपस में जोड़ता था। गोल्डन ट्रायंगल को ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़े हब के तौर पर जाना जाता था, जहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग्स उगाया और बनाया जाता है।
इस पूरे रीजन को बड़े बड़े माफियाज और कार्टेल्स कंट्रोल करते हैं और इसलिए सुचिलोप ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ ना पुलिस का डर है और वो यहाँ आसानी से अपना ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। कुल मिलाकर सारी बात ये थी कि अगर वो गोल्डन ट्रायंगल में अपना सेटअप डाल लेता है तो वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में सिंथेटिक ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर पाएगा जिसके दाम बहुत कम होंगे और फिर वो इस ड्रग्स को एशिया और उसके बाहर स्मगल कर पाएगा। अब यहाँ जेल में बनाए उसके कनेक्शंस भी काम आने वाले थे और ख़ास करके ली चंगचैक जो अपने स्मगलिंग रूट्स के ज़रिए सुचिलोप के ड्रग्स को स्मगल करने वाला था। चाइना में सेटल होने के बाद अब सुचिलोप ने ड्रग्स मार्केट में लोगों से कनेक्शन बनाने शुरू किए ताकि वो दुनिया का सबसे पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कार्टेल बना सके और इस कार्टेल का नाम रखा गया शोंगहोर कार्टेल। इस नाम का इंग्लिश में मतलब था कंपनी और सुचिलोप इस कार्टेल का सीईओ बना। कार्टेल बनाने के शुरुआती दिनों में सुचिलोप ने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े जिसमें हांगकांग और मकाऊ के 3 सबसे बड़े क्रिमिनल ग्रुप शामिल थे। ये सभी क्रिमिनल ग्रुप अपने वायलेंस के लिए जाने जाते थे और सुचिलोप इन सभी को ड्रग स्मगलिंग के लिए एक साथ ले आया जो उनके लिए एक बड़ी ताकत बनने वाला था। इस कार्टेल में उसने बीसीपी यानी बिग सर्कल बॉयज़, बैम्बू यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के बाइकर गैंग जैसे क्रिमिनल गैंग्स को भी शामिल कर लिया और ये वो मर्जर था जिसने शोंगहोर कार्टेल को एक बहुत मजबूत कार्टेल बना दिया। जहाँ ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर अपने ड्रग्स को डाइल्यूट करके उसे और बढ़ाते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके, वहीं सुचिलोप ड्रग्स की प्योरिटी और क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता था। ड्रग्स की प्योरिटी और हाई क्वालिटी की वजह से उसने कस्टमर्स का भरोसा जीत लिया जिसकी वजह से उसके पास बार बार ऑर्डर्स आने लगे और एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बन गया जो उसी से माल लेते थे। अपनी इसी हाई क्वालिटी की वजह से वो कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसे लेता था और इन्हीं कमाए हुए पैसों से वो अलग अलग लैब्स बनाने लगा जहाँ उसका ड्रग्स मैन्युफैक्चर होता था। धीरे धीरे उसका ड्रग्स पूरी दुनिया में मशहूर होता चला गया जिसकी वजह से वो मार्केट पर कब्जा करने लगा और प्योरिटी और क्वालिटी उसके ड्रग्स की पहचान बन गई। इस पूरे ड्रग्स को दुनिया में स्मगल करने के लिए सुचिलोप ने जो नेटवर्क बनाया था वो भी काबिले तारीफ़ था और वो अलग अलग तरीक़ों से इस ड्रग्स को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजते थे। ये ड्रग्स शिप्स, प्लेन्स और ट्रक्स के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजे जाते और साथ ही साथ सुचिलोप हर कंसाइनमेंट की वो गारंटी लेता जो इससे पहले ड्रग्स के धंधे में कभी सुनी नहीं गई। सुचिलोप का कहना था कि अगर कोई भी ड्रग कंसाइनमेंट पुलिस के हाथ लग जाए या पकड़ा जाए उसके बाद भी वो कंसाइनमेंट डीलर तक पहुंचाने की गारंटी लेता था और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए। उसकी इसी गारंटी की वजह से लोग उससे ज़्यादा ड्रग्स लेने लगे क्योंकि उनका रिस्क बहुत कम हो गया था और चूँकि उसकी गारंटी की वजह से डीलर उस पर डिपेंड हो गए जिसकी वजह से मार्केट में सुचिलोप का कंपटीशन ही ख़त्म हो गया। सुचिलोप के हर कंसाइनमेंट की गारंटी लेने के पीछे की वजह ये थी कि वो ये मैथ बहुत ही सस्ते दामों में बनाता था। हर 1 किलो मैथ ड्रग्स को बनाने में $4000 का खर्च आता था और फिर वो इस ड्रग्स को $2 लाख पर किलो के हिसाब से बेचता था जिसका साफ मतलब था कि उसकी लागत एक ही कंसाइनमेंट में निकल जाती थी और बाकी कंसाइनमेंट उसका प्योर प्रॉफिट होता था। इससे ये साफ पता चलता है कि सुचिलोप इस पूरे ऑपरेशन को कितने बेहतरीन तरीके से चला रहा था और साथ ही साथ उसका ये स्मगलिंग नेटवर्क बड़े मार्केट्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और अलग अलग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ तक फैल चुका था। अब सुचिलोप ने दोबारा फिर से अपनी उसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना शुरू किया जो वो अपने शुरुआती दिनों में करता था और उसने अमेरिका और यूरोप के अलग अलग क्राइम फैमिलीज़ और गैंग्स में अपने कनेक्शन फिर से बनाने शुरू कर दिए। जहां मैक्सिकन, सिनालोआ और मेदेजिन कार्टेल अपने ड्रग्स ऑपरेशंस को चलाने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करते थे, वहीं सुचिलोप अपने ड्रग्स ऑपरेशन को मॉडर्न तरीकों से चला रहा था। उसके कार्टेल में लोग ड्रग्स को स्मगल करने के लिए अलग अलग आइडियाज़ पर काम करते थे और वो लोग ये टीम बनाकर करते थे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाता है। ये ड्रग्स बिजनेस में पहली बार था कि कोई इस तरह अपनी स्मगलिंग को ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा हो जबकि ड्रग्स स्मगलिंग वायलेंस और लूटपाट के लिए जानी जाती है। ये पूरी स्मगलिंग इतने सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही थी कि दुनिया भर की पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और ना तो वो इस कार्टेल की ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग को रोक पा रहे थे और ना ही डिलीवरीज को। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सुचिलोप ने कई नकली कंपनीज और बिजनेस भी बना रखे थे जिनकी आड़ में वो स्मगलिंग को अंजाम देता था और इसीलिए पुलिस भी पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। ये सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज थी जिसमें लीगल चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता और इन्हीं लीगल कंसाइनमेंट्स के अंदर ड्रग्स को छुपाया जाता था। ये ज़्यादातर ड्रग्स ग्रीन टी के पैकेट्स में छुपाया जाता था और हर पैकेट में 1 किलो मैथ को पैक किया जाता और चूंकि ये लीगल बिजनेस था जिसकी वजह से इसे कम चेक किया जाता था।
अपनी स्मगलिंग को लीगल बिजनेस की आड़ में छुपाने के साथ साथ सुचिलोप ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर भी बेहतरीन काम किया था। उसने अपने कार्टेल के सभी लैपटॉप्स पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था जिसकी वजह से उनकी सारी कॉल्स, एसएमएस और ईमेल्स सिक्योर हो गए थे और इन्हें वही शख्स पढ़ सकता था जिसके पास इन्हें खोलने के लिए स्पेशल कोड हो। इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ वो अपनी बातचीत भी कोड वर्ड में ही करते थे ताकि अगर कोई इन्हें पढ़ भी ले तो भी कुछ समझ ना पाए। सुचिलोप ने सिर्फ अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को ही नहीं बदला बल्कि उसने ड्रग स्मगलिंग के पूरे तरीके को ही बदल गया और लोगों के स्मगलिंग को देखने के नज़रिए को भी बदल दिया। अपने शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए वो जीपीएस का भी इस्तेमाल करते ताकि उन्हें पता चल सके कि शिपमेंट कहाँ पहुँचा है और अगर उन्हें लगता कि पुलिस उनके शिपमेंट तक पहुँच सकती है तो वो उसका रूट भी चेंज कर देते। इस जीपीएस में वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे ताकि शिपमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन खुफिया रहे और कोई भी शिपमेंट तक ना पहुँच सके। ये पूरा कार्टेल कितना हाईटेक था इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सुचिलोप ने एक पूरी साइबर सिक्योरिटी टीम हायर कर रखी थी ताकि कोई भी उनकी डिजिटल वेबसाइट को हैक ना कर सके। अब आता है इस पूरे ऑपरेशन का सबसे ज़रूरी और अहम हिस्सा कि आखिर सुचिलोप इन ड्रग्स से कमाए हुए पैसों के साथ करता क्या था। तो इसका जवाब है कि वो इन सारे पैसों को ब्लैक से वाइट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाले का इस्तेमाल करता था। क्योंकि चाइना में कसिनो गैम्बलिंग लीगल है इसलिए सुचिलोप ने टूर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। ये टूर ऑपरेटर्स वो ग्रुप होते हैं जो एशिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद होते हैं और ये टूर ऑपरेटर्स कसिनोस के साथ डील करते हैं जिसमें गैम्बलिंग करने वाले प्लेयर्स इन टूर ऑपरेटर्स के अकाउंट में पैसा डालते हैं और फिर दूसरी कंट्री में जाकर इन्हीं पैसों से गैम्बलिंग करते हैं। इससे उन्हें ये फ़ायदा होता था कि उन्हें अपने साथ कैश लेकर नहीं जाना पड़ता था और साथ ही साथ उनके अकाउंट में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन भी नहीं होता था जिससे उन पर शक जाए और यहीं सुचिलोप को एक बेहतरीन मौका दिखाई दिया। सुचिलोप अब इसी तरीके को हवाले के लिए इस्तेमाल करने लगा और वो ड्रग्स से कमाए हुए ब्लैक मनी को टूर ऑपरेटर्स को देता और दूसरे देश में इसे कसिनो के जरिए वाइट कर देता। हालांकि उसे गैम्बलिंग करने का भी शौक था और इसी वजह से एक रात में वो 60 मिलियन यूरोस तक हार गया। मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर वो इतने पैसे हारा है तो उसने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कितने पैसे वाइट किए होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ वो इन पैसों को रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने लगा जिसमें वो महंगी प्रॉपर्टीज़ खरीदने और बेचने लगा और साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर दे दिया ताकि वो साफ़ सुथरे तरीके से पैसे कमाता रहे। धीरे धीरे अब क्रिप्टो मार्केट भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा था और ये देख सुचिलोप ने बिटकॉइन और दूसरे डिजिटल एसेट्स जैसे एनएफटी खरीदना शुरू कर दिए ताकि वो पूरी दुनिया में ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह घुमा सके, वो भी बिना किसी के सामने आए। इस पूरे ब्लैक मनी की देखरेख के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर किए गए थे ताकि कोई भी कानूनी दावपेच से बचा जा सके और यही वजह थी कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। अपने इस पूरे ऑपरेशन के जरिए सुचिलोप हर साल कई बिलियन डॉलर्स को ब्लैक से वाइट कर रहा था और इस ड्रग्स बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सन 2010 आते आते शॉन्गहोर कार्टेल 90 बिलियन डॉलर के एशियन मार्केट पर 70% कब्जा कर चुका था और अब वो पूरी दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट की नज़रों में आना शुरू हो गया था। बहरहाल सुचिलोप को पकड़ने के लिए 20 एजेंसीज ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया और पहली कामयाबी उनके हाथ तब लगी जब सन 2016 में टाइजेंजा नाम का शख्स एयरपोर्ट पर उनके हाथ लगा। टाइजेंजा के फ़ोन से ही पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन मिली कि इस पूरे कार्टेल को कौन चला रहा है और जैसे उनके सामने सुचिलोप का नाम आया उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था कुंगुर ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस लीड कर रही थी जिसमें अमेरिका की डीए और साउथ ईस्ट एशियन अथॉरिटीज़ उनके साथ दे रहे थे और उनका एक ही मकसद था सुचिलोप की ड्रग सप्लाई के बारे में पता करना। इसी दौरान कैनेडियन पुलिस भी ऑपरेशन ब्रीसा शुरू कर देती है जिसके तहत वो शॉन्गहोर कार्टेल के सभी लीगल बिजनेस पर कनाडा में रोक लगाना शुरू करते हैं और चूंकि ये दोनों ऑपरेशन एक साथ चल रहे थे इसलिए कार्टेल के कुछ नीचे लेवल के मेंबर भी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस इन मेंबर्स के सामने डील रखती है कि अगर उन्हें कार्टेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो उनकी सज़ा को कम कर देंगे और तभी मेंबर्स कार्टेल की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस और टास्क फोर्स को देना शुरू करते हैं। मेंबर्स से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस कई अलग अलग ठिकानों पर छापा मारती है जहां वो बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स को सीज करते हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। इसी दौरान ऑस्ट्रेलियन पुलिस इंटरपोल को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और सुचिलोप के खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया जाता है। जैसे ही सुचिलोप का नाम सभी लॉ इन्फोर्समेंट के सामने एक्सपोज हुआ उसके कनेक्शंस और नेटवर्क ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और जब सुचिलोप सन 2021 में एम्स्टर्डम छोड़कर कनाडा भाग रहा था उसी दौरान एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
सुचिलोव को गिरफ्तार करने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्राडाइट करने की तैयारी की जाने लगी, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा मैथ ऑस्ट्रेलिया में ही सप्लाई किया था और इसके पीछे की वजह थी कि वहाँ की 7% आबादी इस ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी। ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्राडाइट किए जाने के बाद सुचिलोव पर ड्रग्स स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत के चार्जेस लगाए गए, जिसका शोंगोर कार्टेल पर बहुत बुरा असर पड़ा और सुचिलोव के पकड़े जाने के बाद इस पूरे कार्टेल के ऑपरेशंस तबाह हो गए। हालांकि कार्टेल के कुछ मेंबर्स ने बिजनेस चलाने की कोशिश भी की, मगर ना तो उनके पास कोई प्लानिंग थी और ना ही कोई स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से शोंगोर कार्टेल दिन ब दिन बिखरता चला गया। इस कार्टेल के पकड़े जाने से पूरी ड्रग्स सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई, जबकि सुचिलोव के रहते सबको हमेशा टाइम से ड्रग्स डिलीवर होता था। इस कमी को पूरा करने के लिए कई क्रिमिनल ग्रुप्स सामने आ गए, जिसकी वजह से उनके बीच बहुत वायलेंस हुआ और ये दुनिया भर की पुलिस के लिए और भी बड़ी मुसीबत बन गया। बहरहाल सुचिलोव जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, मगर वो दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्रग्स नेटवर्क को चलाने वाला वो स्मगलर बना जो कई दशकों तक दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में ड्रग्स स्मगल करता रहा। इस कार्टेल की मजबूती भी ये बताती है कि सुचिलोव कितना पावरफुल था और उसने एक प्रोफेशनल, हाईटेक और ऑर्गेनाइज क्राइम कार्टेल बनाया जो आज तक कोई नहीं बना पाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।